नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग क्या करेंगे कि पहले हमने कॉन्सेप्ट विकसित किया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, किन रास्तों द्वारा होता है और वो कौन कौन सा बिजनेस करते हैं। आज हम उनमें पहला पढ़ेंगे पुर्तगीज। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके क्रम के बारे में कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो इनके क्रम सीक्वेंस में दिए जाते हैं लगाने के लिए। तो देखिए यूरोपीय कंपनियों का जो क्रम है, मैंने एक ट्रिक बनाया है। इसका ट्रिक है पीडी एडी फुल फॉर्म। आप पीडी और एडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण और एडी जो कहते हैं ना बीसी और एडी, ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसी से हमने एक ट्रिक बना दिया। पी फॉर पुर्तगीज, पी से कौन हो जाएंगे? पुर्तगीज। दूसरे नंबर पे डी फॉर डच, ए फॉर अंग्रेज, फिर यहां पे डी फॉर डेन, ठीक है, और फुल फॉर्म में एफ फॉर फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। पुर्तगीज के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे शुरू में आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले ये यूरोपीय थे। ठीक है, ये कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछा भी जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डच और अंग्रेज की बात की जाए तो डच जो है भारत में सबसे पहले आए थे। लेकिन अगर कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले डचों से पहले अंग्रेजी कंपनी स्थापित हो गई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई थी। ये कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से भारत पहले तो आता है लेकिन उसकी कंपनी बाद में स्टैब्लिश होती है, या निम्न में से किनकी कंपनी पहले स्थापित होती है लेकिन वो भारत में बाद में आते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आता है। यानी डच पहले आएंगे लेकिन अंग्रेजों का जो कंपनी होगा वो डचों से पहले स्थापित होगा। अब बात करते हैं पुर्तगीज के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगीज के बारे में बात किया जाए तो जो पुर्तगीज थे 1498 में आते हैं और 1961 तक भारत में रहते हैं। 1961 में ये भारत से जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है हमने पिछले क्लास में देखा था कि वास्को डी गामा जो है ये भारत आने वाला पहला पुर्तगीज था। ठीक है, जब ये भारत आता है तो भारत में जो व्यापार था यानी एशिया के व्यापार पर अरबों का नियंत्रण था। जब ये भारत आया, अब एशिया पर अरबों का जब नियंत्रण था तो क्या अरब इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? वो अपने व्यापार को खराब करना चाहेंगे। इसलिए अरबों ने, जो अरब व्यापारी थे, इसके साथ वास्को डी गामा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन जब ये कालीकट पे उतरा था तो वहां का हिंदू शासक था जो जमोरिन की उपाधि धारण किया हुआ था। जमोरिन ने वास्को डी गामा की स्वागत की, क्योंकि जो अरबी थे वही व्यापार करते थे और अरबी की एक मोनोपोली थी, वो अपने अकॉर्डिंग व्यापार करते थे। इस कारण जो वास्को डी गामा था वो अरबियों से परेशान था। उसको लगा कि अब हमारे राज्य में एक नया व्यापारी आया है, इस व्यापारी की स्वागत करना चाहिए। यही कारण था कि जमोरी ने क्या किया, कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसका सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट क्या करता है? आपको पता है कि यूरोपियों में मसाले की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, मांस मछली खाना है और मांस मछली को लंबे समय तक अगर स्टोर करना है तो इनको क्या चाहिए? मसाला चाहिए। और मसाला की एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि मसाला जब भी मिलेगा वो लेटराइट सॉइल पे मिलेगा, और लेटराइट सॉइल जहां भी होगा जहां पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल केस होगा, वहां पे आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा। तो ये पहुंच जाता है आपका वास्को डी गामा कालीकट, और वहां से ये मसाले के व्यापार कर मसाला लेता है, और मसाला खरीदवाने में जामोरिन इसका सहयोग करता है। वास्को डी गामा को इस व्यापार से इतना लाभ होता है कि अगर उसके व्यय को निकाल दिया जाए उसके बावजूद भी यह 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त करता है इस व्यापार से। अब जब ये इस व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त करता है तो इसकी ख्याति क्या होती है? यूरोप में बढ़ जाती है। ठीक है, यूरोप में इसकी ख्याति क्या होगी? बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि यूरोप की जो राजधानी थी लिस्बन, अब वो क्या होगा? समस्त व्यापारों का केंद्र बन जाएगा। लिस्बन जो यूरोप का कि मतलब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अब ये क्या हो जाएगा? ये अब व्यापार केंद्र बन जाएगा।
और यहाँ के जो प्रधान होंगे यानी लिस्बन के जो राजा हैं मैनुअल प्रथम, यानी पुर्तगाल के जो राजा हैं राजा मैनुअल प्रथम, ये अपने आप में एक उपाधि धारण करते हैं वाणिज्य प्रधान की। किसकी उपाधि धारण करते हैं? वाणिज्य प्रधान। ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा के 60 गुने प्रॉफिट की वजह से लिस्बन क्या होता है, इस समस्त यूरोपियों में व्यापार का केंद्र बन जाता है, जो यूरोपियों की राजधानी है। और यहाँ के जो राजा होते हैं मैनुअल प्रथम, ये एक उपाधि धारण करते हैं वाणिज्य प्रधान की। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूं तो सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी फैक्ट्री की बात की जाए तो ये अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित करते हैं? सबसे पहले 1503 में ये कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, पहली फैक्ट्री कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री ये कोनूर में स्थापित करते हैं 1505 में। थोड़ी सी चीजें मैं रोक दिया हूं, ये पीछे आते हैं वापस। देखिए, ये हमने बताया, लेकिन जब वास्को डी गामा आता है कब? 1498 में, तो 1500 में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भी आती है। फिर कौन सी अभियान आती है? द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 में। और ये द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आती है। कई बार प्रश्न आता है कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था और कब आया था। ठीक है, और फिर एक प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा भारत पुनः कब आया था? तो 1502 में फिर वास्को डी गामा भारत आता है। ठीक है, ये रहे इनके। और अब देखिए, ये इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। पहली फैक्ट्री कोची 1503 में और दूसरी कन्नूर 1505 में। अब इनके उद्देश्यों के बारे में बात किया जाए, पुर्तगालियों के उद्देश्यों के बारे में, तो पहला तो उद्देश्य, किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य यही होता है कि हम क्या करें, हमें आर्थिक लाभ हो, यानी उसका पहला जो एम होगा वो होगा आर्थिक उद्देश्य, यानी धन कमाना होगा। लेकिन क्या उनका दूसरा उद्देश्य भी होता है किसी भी व्यक्ति का? क्या वो वहां पे राज करना चाहता है, शासन करना चाहता है, या धन कमाना चाहता है, या उनके धार्मिक उद्देश्य हैं? तो कहा जाए कि पुर्तगालियों का दूसरा था धार्मिक उद्देश्य, क्योंकि जो तुर्की बना था, कौन सा? तो, कहा जाए कि तुर्की का निर्माण हो गया था कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का निर्माण हो गया था। इस कारण वहां पे अब धार्मिक भेद अवहेलना हो रही थी। तो इनका भी एक मेन उद्देश्य बन गया पुर्तगालियों का कि हम भी क्या करें, हमारा धार्मिक उद्देश्य होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, अपने पुरुषों को प्रेरित किया और कहा कि तुम लोग जाके वहां पे भारतीय महिलाओं से शादी करो। ठीक है, कहां पे? भारत में आके तुम लोग भारतीय महिलाओं से शादी करो, और भारतीय महिलाओं से शादी करोगे तो जो उनके बच्चे होंगे वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली हो जाएंगे। तो इनका दूसरा जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? धार्मिक उद्देश्य। अब देखिए, पुर्तगाली गवर्नर, अब इनके गवर्नर कौन कौन होते हैं? तो पुर्तगाली गवर्नर की एक ट्रिक है फैन। क्या ट्रिक बनाया मैंने? फैन। फैन से जो एफ है पहला, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर होता है, और 1505 से 1509 में। ए से अल्फांसो दी अल्बुकर 1509 से 1515 में। और तीसरा होता है निनो डी कुन 1529 से 1538 में। ये इनके क्रम होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है 1505 से 1509 में, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर होता है। ये कई बार प्रश्न आता है, ठीक है, कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी जिसे हम शांत जल नीति कहते हैं, शांत जल नीति को अपनाया। ठीक है, किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। अब क्या है ये शांत जल नीति? आइए इस पे चर्चा करते हैं, शांत जल नीति पर। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको कॉन्सेप्चुअल टू फैक्चुअल लेके चल रहा हूं। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा, रियल में पढ़ा, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए यहां पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है। ठीक है ना, आप वीडियो उठा लीजिएगा, बहुत से यूट्यूब पे पड़े हैं, आपको इस तरह की क्लासेस नहीं मिलेंगी। आइए आगे बात करते हैं। शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ठीक है, अब कहा जाता है कि यूरोपियों के पास, जो पुर्तगीज थे, इतने तो धन थे नहीं, राजा के सहयोग से व्यवसाय करने आते हैं।
ठीक है, यानी जो मैनुअल प्रथम था उनके सहयोग से। पैसे थे नहीं, तो इनके मन में एक चीज आया कि हम क्यों ना एक काम करें, जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको जीत लें। ठीक है, जैसे कि माले हो गया, श्रीलंका हो गया, हरमुज हो गया, मलक्का, दमन द्वीप, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं इनको हम जीत लें। और इनका एक नीति बन गया कि अगर इन द्वीपों से कोई भी जहाज गुजरेगा, उस जहाजों से हम क्या करेंगे, टैक्स वसूलना चालू कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कहा जाए, जब ये छोटे छोटे द्वीपों के जीतना, फिर टैक्स लगाना, ये चीजें चालू कर दिया, इस कारण इन्हें कहता जाता है कि ये सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना किए थे। ये कई बार प्रश्न आता है कि सामुद्रिक साम्राज्य निम्न में से किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। इस सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो डे इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, एस्तादो डे इंडिया, यानी पुर्तगीज भाषा में सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो डे इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इस समुद्र पे एक अपनी व्यवस्था की, एक कार्टज सिस्टम लगाया, जिसे हम कहते हैं कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, और इसका मुख्य जो काम था, जो कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था का, एशिया के व्यापार पर नियंत्रण करना, यह इनका मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें अगर कार्टेज की बात की जाए तो कार्टेज का मतलब होता है परमिट, जबकि आर्मेडा का अर्थ होता है बल। ठीक है, और काफिला का अर्थ होता है स्थानीय जहाजों की सुरक्षा के प्रदान करने के लिए उनके पीछे पीछे पुर्तगाली जहाजों का बेड़ा का जाना। ठीक है, ये इसके अर्थ हो गए। क्लियर, ये इसके अर्थ हो गए। अब क्या होता था, कहा जाता है कि भारतीय तथा यूरोपीय अरबी जहाजों को दो चीजों की मनाही थी। आप काली मिर्च की व्यापार नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ आप गोला बारूद नहीं ले जा सकते हैं, ये इनकी अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, और कहा जाता है कि इस शांत जल नीति के तहत जो कार्टेज था, ये मुगल सम्राट अकबर ने भी पुर्तगालियों से कार्टेज प्राप्त किया था, लेकिन निःशुल्क कार्टेज था। ठीक है, ये प्रतिवर्ष प्राप्त करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अकबर थे, इन्होंने भी क्या किया था, पुर्तगालियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित करना है तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि क्या वो द्वीपों पे आप जो कब्जा करेंगे तो उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो आपसे युद्ध नहीं करेंगे। एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है चौल का युद्ध। चौल का युद्ध 1508 में। देखो ये युद्ध जो होता है, ये अल्मीडा और उसके पुत्र, ये दोनों एक तरफ रहते हैं, और एक मुस्लिम नौसैनिक बेड़े होते हैं। आप देखेंगे इसमें एक मिस्र आ जाएगा जो आपके लाल सागर के तट पर, एक आ जाएगा अरब जो आपके आ जाएगा फारस की खाड़ी पर, और एक आ जाएगा गुजरात। ये तीनों जो थे, इन्होंने क्या किया, अल्मीडा से युद्ध किया, और इस युद्ध को चौल के समीप युद्ध हुआ था 1508 में, जिसमें अल्मीडा हार जाता है और उसका पुत्र मारा जाता है। ठीक है, लेकिन अल्मीडा जो था, ये कई बार पूछा जाता है कि चौल का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, ये कई बार प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। अब देखिए फिर क्या होता है कि 1509 में अल्मीडा क्या करता है, इन मुस्लिम बेड़ों को, संयुक्त जो मुस्लिम बेड़े थे, मिस्र, अरब और गुजरात को पराजित कर देता है। इसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत का पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। ठीक है, और जो ये आसपास के रियल में द्वीप थे, इन द्वीपों को जीतने का कार्य यही करता है कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, जब अल्फांसो दी अल्बुकर्क जब